वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। देखो बच्चे, क्या है कि आज हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, उसकी कहीं ना कहीं देन है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज आप अगर वोट कर पा रहे हैं, आज अगर आप खुलकर बोल पा रहे हैं, खुलकर लिख पा रहे हैं, आप सवाल कर पा रहे हैं, आपके पास जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपके पास आपके लीडर्स हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपके जो एग्जीक्यूटिव में आपके डीएम, एसडीएम, एडीएम ये लोग हैं, इन सब की उपज है, इन सब की जो देन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। केवल इंडिया की बात नहीं करेंगे, मतलब दुनिया में जितने भी आपको कंट्री देखने को मिलेंगे उनमें सब में आप ये बोल सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का योगदान है। आपकी आज़ादी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का योगदान है। आपके विचारों में आज जिस तरीके से आप सोच पा रहे हैं, उनके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ ही आपकी डेली रूटीन लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो आप लिंक कर पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हमने लिया है। आप लिंक कर पाएंगे कि जब फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया में चल रहा था और जो फ्रेंच में चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें कितना लिंकेज है, कितना हमने उनसे इंस्पायर हुए। आप देख पाएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ फ्रेंच में था, इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ा, देन फिर रशिया में, देन अमेरिका में, देन पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और एक तरीके से ये रेवोल्यूशंस की चेन शुरू कर देता है। एक तरीके से आप ये समझिए, पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशंस आए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। अब भले ही वो यूरोप में हो या यूरोप से बाहर कहीं भी हो, आपको अफ्रीका में अगर आपको आजादी की लड़ाई देखने को मिली तो उसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। आपको चाइना में अगर लड़ाई देखने को मिलती है आजादी की, तो उसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। दुनिया से, पूरी दुनिया से राजशाही यानी मोनार्की खत्म करने के पीछे ये रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। अगर ये ना हुआ होता तो आज हिंदुस्तान में कोई राजा होता और पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब में कोई ना कोई राजा बैठा होता। तो राजाओं का राज और राजाओं को जड़ से खत्म करने के पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। इतना खास है ये, तो इसको हल्के में मत लेना। और रेवोल्यूशन को आप हल्के में ले सकते हो कि वो आउटकम है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन मदर है, मदर ऑफ रेवोल्यूशन। ये क्या कहते हैं इसे, स्पार्किंग मूवमेंट, इग्नाइट, फ्यूल, आप जो भी बोलना चाहें, मदर, गॉडेस, जो भी बोलना चाहें ऑफ रेवोल्यूशन ये है। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम्म, तो पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले आप ये समझ लो कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया क्यों था, वहां की सोसाइटी और मोनार्की में क्या अंतर था। कुछ ना कुछ देखो बच्चे, गड़बड़ हुई होती है, कुछ ना कुछ पहले वाले सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है, तब हम चेंज की मांग करते हैं, है कि नहीं। अगर आपका लैपटॉप अच्छा चल रहा है तो आप उसे चेंज नहीं करोगे। ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत आ नहीं रही, कोई इशू है नहीं, तो बढ़िया है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, देन यू विल डिमांड द चेंज। आपको चेंजेस तभी करने हैं जब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले वाली सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले वाले प्रिंसिपल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले वाले आइडियोलॉजीज में कुछ प्रॉब्लम होगी, मोनार्की में कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी मोनार्की खत्म किए, है ना, तभी राजशाही खत्म किए। सोसाइटी कहीं ना कहीं परेशान होगी, तब उसने रेवोल्यूशन लेकर आई। ध्यान रखना, रेवोल्यूशन हमेशा सोसाइटी लेकर आती है, कोई राजा लेकर नहीं आता, कोई ऑफिसर लेकर नहीं आता है। जब पूरी सोसाइटी एक शब्द बोलना शुरू कर दे, एक भाषा में बात करना शुरू कर दे, देन हम कह सकते हैं हाँ, सोसाइटी में रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंजेस। रेवोल्यूशन का मतलब है सडन चेंजेस, बिग चेंजेस। ठीक है, चलिए, तो बात कर लेते हैं कि उस समय सोसाइटी किस तरीके की हुआ करती है। तो बच्चे, हमारे पास दो चीजें देखने को मिलती हैं फ्रांस में। एक तो मोनार्की,
और एक है हमारी जनरल सोसाइटी। ठीक। मोनार्की की अगर हम बात करें तो मोनार्की में उस मोनार्की मतलब राजशाही, उस समय राजा कौन था? किंग लुइस 16। ये राजा बनता है इन द ईयर 1774। तो हम बात कर रहे हैं अराउंड 1774 की। और ये पूरा जो एपिसोड है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चलता है अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स और 20-30 ईयर्स लगभग चलता है। ठीक है। एग्जैक्ट आप बोलोगे तो फिर 1774 से लेकर 1815 तक चलता है। ठीक है। लगभग 40 साल अप्रोक्स चलता है। ठीक है। लेकिन मेजर इवेंट हमें इसको 25 साल में ही देखने को मिलते हैं। बाकी मेजर इवेंट इतने मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास नहीं होते हैं। ठीक। अच्छा, राजा कौन था? लुइस 16। इसकी एक रानी थी। अब जरूरी नहीं है कि हर रानी के बारे में जिक्र करें, लेकिन इसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। इसकी एक रानी थी, नाम था उसका प्रिंसेस मैरी एंटोनी। मैरी एंटोनी। अब बच्चे ये जो प्रिंसेस थी, ये जो इनकी रानी थी, ये प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की। ये कहाँ की प्रिंसेस थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ठीक है। जब लुई 15 पावर में आता है, जब ये राजा बनता है, तो इसको जो ट्रेजरी है ये बिल्कुल खाली मिलती है, एम्प्टी। रीजन? फ्रेंच वॉज इन्वॉल्व इन द टसल विद ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इन अमेरिका एंड इन अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो फ्रेंच वॉज इन वॉर, वॉज इन टसल, कंटिन्यूस टसल विद ब्रिटेन। और एट द सेम टाइम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा था, उसमें भी पैसा खाली हो चुका था, ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली हो गई। जब ये राजा बनता है इन द ईयर 1774 में, तो ये खाली हाथ होता है। अब बच्चे क्या है, खर्चे तो मेंटेन करने हैं, क्योंकि जो राजा था, राजा एक काम को मैं ठीक मानता हूँ, ठीक है भाई, राजा ठीक था। लेकिन इसकी जो रानी थी प्रिंसेस मैरी एंटोनी, अब इनको बड़ा वो था कि नहीं, मैं तो लग्जरी लाइफ ही जीऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो, मेरे को लग्जरी लाइफ ही चाहिए, है ना। इसके खर्चे कम नहीं हो रहे और पैसा है नहीं। एक बार लुइस ने समझाया भी कि देखो यार, ऐसा है कि कुछ कम में गुजर चला लो यार, अभी अपना जो देश है वो थोड़ा कमजोरी से गुजर रहा है, जब हम रिवाइव कर जाएंगे तब ऐशो आराम कर लेना। लेकिन रानी अड़ गई, बोली कि नहीं, तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल लग्जियस जीऊंगी, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आखिर मैं प्रिंसेस हूँ और अब इस यहाँ की क्वीन हूँ, मैं कैसे कमजोर स्थिति में गुजारा कर लूं? ठीक है सर, अब क्या कर सकते हो साहब? कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसने कर्जा और चढ़ा दिया। पहले ही ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर का कर्जा हुआ करता था। 2 बिलियन। 2 बिलियन लीवर। लीवर उस समय हुआ करता था करेंसी ऑफ फ्रांस, करेंसी ऑफ फ्रांस। लेकिन जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसने 1 बिलियन और एड ऑन कर दिया। तो भैया कर्जा बढ़ गया, पैसे हैं नहीं, आपको आर्मी मेंटेन करनी है, कंट्री चलानी है, और प्लस आप लग्जरी लाइफ भी मेंटेन करना चाहते हो, तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो एक अल्टीमेट रास्ता ये निकलता है कि चलो टैक्स लगाते हैं। एक सिंपल सा रास्ता यही है कि चलो टैक्स इंपोज करते हैं। तो मोनार्की का मन ये था कि चलो हम टैक्स इंपोज करेंगे। सो हैव टू इंपोज टैक्स। अब टैक्स किस पर लगाएंगे? जनता पर। ठीक है। अब बात करते हैं जनता की, यानी सोसाइटी की। तो बच्चे उस समय जो सोसाइटी है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। पहली कैटेगरी हम बोलते हैं उसे
थर्ड स्टेट, पहली कैटेगरी हम बोलेंगे थर्ड स्टेट। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, है ना, इसे बना लेते हैं फोटो में। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है थर्ड स्टेट, मतलब पहले थर्ड पे चलेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट पे, नीचे से चलेंगे। ठीक है, तीन स्टेट्स में डिवाइड है। थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट ये तीन कैटेगरी में अपने आप में डिवाइड था। पहला डिवीजन इसमें था बिग बिजनेसमैन, ठीक है, कोर्ट ऑफिसर्स, ठीक है, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, मजबूत लोग, वो लोग शामिल हुआ करते थे। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें पीजेंट्स और आर्टिसन शामिल थे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो क्या है यार, यहाँ समझ लो, बिग बिजनेसमैन और सेकंड कैटेगरी में है पीजेंट्स, आर्टिसियंस, और थर्ड कैटेगरी में आते हैं स्मॉल पीजेंट्स और लेबर्स। ठीक, ये तीनों कैटेगरी के लोग कहलाए जाते थे थर्ड स्टेट कैटेगरी में। ठीक है, अब ये जो थे ये सब मिलाकर बनते थे 90% पॉपुलेशन। ये सब क्या थे, 90% फ्रांस की पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में शामिल थी। अब इनसे ऊपर हुआ करते थे जिसे हम बोलते थे सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट, अब जाहिर सी बात है सेकंड स्टेट में थोड़े से मजबूत लोग आएंगे, यानी नोबिलिटी आएगी। नोबिलिटी मतलब वहां के जो सामंत होते थे, फ्यूडल्स होते थे, या कोर्ट के जो आ, राजशाही के जो लोग हुआ करते थे उन्हें बोला था नोबल्स। देन वी हैव द क्लर्जी, क्लर्जी यानी राजा और राजा के परिवार, जिसे हम बोलते हैं थर्ड फर्स्ट स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेट, क्या बोलेंगे इसे, क्लर्जी। ठीक, अब ध्यान रखना, देखो बच्चे, क्लर्जी ऑलरेडी टॉप पोजीशन है, राजा महाराजा और उनका परिवार क्लर्जी में आता है। देन उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो पावर होल्ड करते हैं, पावर को एंजॉय करते हैं, वो सब नोबिलिटी में आ जाते हैं। और जो कहीं पर स्टैंड नहीं करते इन दोनों में, वो आ जाते हैं थर्ड स्टेट में। जैसे बिजनेसमैन हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, पीजेंट्स, आर्टिसियन, स्मॉल लेबर्स और स्लेव्स, ये सब किस कैटेगरी में आ गए, थर्ड स्टेट। हालांकि स्लेव्स इसमें इंक्लूड नहीं है, स्लेव्स अलग है। ठीक है, तो ये सब है। अब ध्यान रखना, नोबिलिटी के पास 60% ऑफ लैंड है, नोबिलिटी के पास 60% ऑफ लैंड। ठीक, कुछ क्लर्जी के पास है और थोड़ा बहुत थर्ड स्टेट के पास है। हालांकि 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की है, लेकिन फिर भी डिस्पैरिटी ऑफ इनइक्वल, डिस्पैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, खुली आंखों से दिखाई दे रही होगी सब चीज। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता था ओल्ड रिजीम। क्या बोला जाएगा, ओल्ड रिजीम। ये एग्जिस्ट करती थी बिफोर 1789। 1789 से पहले ये रिजीम, ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करता था। ठीक, अब बच्चे कमाल की बात यहां पर ये है कि इनमें से टैक्स जो देता था वो देता था मात्र थर्ड स्टेट। ये टैक्स देता था, ये सारे नो टैक्स वाले थे, ये दोनों मिला के क्या थे, नो टैक्स, ये टैक्स ही नहीं देते थे। ठीक है, ये सिनेरियो था, तो टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट देता था। अब ये सोसाइटी का हाल था। अच्छा, टैक्स
कलेक्टिंग वहां दो अथॉरिटी हुआ करते हैं, ध्यान रखना। एक तो राजा हो गया, स्टेट हो गया। तो टैक्स बेसिकली दो लोग ले रहे थे, एक तो स्टेट ले रहा था, और जो स्टेट टैक्स लेता था इसे हम बोलते थे टाइल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, टेल्स, जो भी आप टाइल बोल लो। ठीक है, हाँ, स्टेट जो भी टैक्स बोलेगा लेगा उसे हम बोलेंगे टाइल्स। और एक और अथॉरिटी जो टैक्स लेती थी जिसे हम बोलते थे चर्च। क्या है, चर्च। अब चर्च जो भी टैक्स लेगा उसे हम बोलते थे टिथ। दैट मीन्स 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा, जो स्टेट्स है ये टैक्स लेगा, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए टू स्टेट्स। ये चर्च है, चर्च भी टैक्स लेता था, किससे, बेसिकली पीजेंट से लेता था, बाकी और किसी से नहीं लेता था। 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसलिए हम बोलते थे टिथ। अब कुछ इसी तरीके से आपने देखे होंगे इंडिया में भी कुछ टैक्स चलते थे, जैसे एक चौथ है, एक सरदेश मुखी है ना, ये चलते थे टैक्स। तो खैर, ये हर जगह टैक्सेशन सिस्टम था। अब बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ये था, मोनार्की, इसको पैसों की जरूरत पड़ रही थी। अब पैसों के लिए क्या करेगा, ये टैक्स इंपोज करेगा। और उस समय बच्चे, फ्रांस में जो अरेंजमेंट था वो ये था कि राजा, किंग, यूनिलैटरली टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, अपनी मन मर्जी से टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। उसको सभी की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। सभी की अनुमति मतलब तीनों स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों स्टेट्स जब सहमत होंगे तभी टैक्स इंपोज किया जा सकता है। तो एक तरीके से बोल सकते हो उस समय ये लिमिटेशन जरूर लगी हुई थी मोनार्की पर। ठीक है। हम्म। अच्छा, उससे पहले पहले अच्छा। तो दो चीज हमने देख ली, चर्च किस, सॉरी, हमारा जो राजा वाला है मोनार्क, वो किस कंडीशन से गुजर रहा है, और सोसाइटी का अभी क्लासिफिकेशन देखा है। अभी हम देखते हैं सोसाइटी किस दौर से गुजर रही थी, क्या चैलेंजेस फेस कर रही थी सोसाइटी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, जो फ्रांस है, फेस्ड बाई, चैलेंजेस फेस्ड बाई फ्रांस। तो फ्रांस क्या चैलेंज फेस कर रहा है। पहला, राइज इन पॉपुलेशन। राइज इन पॉपुलेशन, देखो बच्चे क्या है कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी इन 1715 में, और ये 28 हो जाती है इन 1789 में। तो यानी इनकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर रहा, आपके जो फूड ग्रेन्स हैं वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। दैट रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड राइज करेगी। डिमांड राइज फॉर फूड। अब जब डिमांड राइज करेगी तो जाहिर सी बात है आपको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज इन प्रोडक्ट्स। और जब आप इन्फ्लेशन फेस करोगे और खास करके डेली चीजों पर, जैसे आप ब्रेड्स हैं, आपके व्हीट्स हैं, ठीक है, इनको लेकर आप जब इन्फ्लेशन फील करोगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ट्रबल शुरू होगा। यहां से शुरू होता है इकोनॉमिक ट्रबल।
इकोनॉमिक ट्रबल शुरू होगा। अब इकोनॉमिक ट्रबल क्या क्या फेस कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रबल्स आपके एक तो हाई प्राइसेस फेस कर रहा है, लो वेजेस, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच में काफी गैप देखने को मिलता है। हमको देखने को मिलता है कि इन केस अगर कोई ड्रॉट आ जाता है तो फिर एक इकोनॉमिक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, ड्रॉट हमको फेस करना पड़ रहा है। इवन ये चलो ठीक है, चीजें हम झेल लेंगे, लेकिन एक चीज चल रही थी वो था वॉर, कंटिन्यूस वॉर। कोई अगर रिकवर करने के चांसेस कहीं से भी बनते थे तो वो वॉर की वजह से सब फेल हो जाते थे, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या है बच्चे, इन सब चीजों की वजह से एक सब्सटेंसेस क्राइसिस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? इन सब चीजों की वजह से एक सब्सटेंसेस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि बेसिक जो लाइवलीहुड है वो आपका डेंजर में आ गया है, आपका रहना खाना पीना तक डेंजर में आ गया है इन सब चीजों की वजह से। अब ये सब चीजें कौन फेस कर रहा है? बेसिकली पूरा फ्रांस फेस कर रहा है, और खास करके थर्ड स्टेट है वो ज्यादा फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखना, एक चीज समझना आप, मोनार्क चाहता है कि टैक्स इंपोज किया जाए, और बेसिकली टैक्स थर्ड स्टेज पर इंपोज होता है, ठीक है, और थर्ड स्टेट ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक नाराजगी तो होगी, क्योंकि अभी इन्हें मदद की जरूरत है और आप इन्हीं पर टैक्स लगा रहे हो, तो आम जनता के बीच में एक नाराजगी जाहिर है, ठीक है। अब बच्चे बात यहाँ पर ये आती है कि देखो सर, ये सब चीजें तो हम पहले भी फेस कर रहे होंगे, हो सकता है कि 16 सेंचुरी 15 सेंचुरी में भी ये सब चीजें फेस की हों, पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है कि जो इसमें 18 सेंचुरी में कुछ एकदम से नया हो गया होगा, हम बोले कि हाँ सर 18 सेंचुरी में ये नई चीज बदल गई, जिस वजह से ये रिवोल्ट 18 सेंचुरी में ही हुआ, है ना। ये 16 सेंचुरी में नहीं हुआ, 15 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, ठीक है, 17 में नहीं हुआ, ये 18 सेंचुरी में क्यों हुआ? एक जाहिर सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये बताओ कि ये सब चीजें तो आपने जो बताई, तो इकोनॉमी ट्रबल में थी, थर्ड स्टेट में प्रॉब्लम चल रही थी, ये तो सदियों से चल रही होगी, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बात सही है तुम्हारी, लेकिन बच्चे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सही है कि वाई 18 सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में ही क्यों? जरा सोचो और बताओ। वाई 18 सेंचुरी, जिसमें रिवोल्ट देखने को मिलता है, रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो बच्चे इसका रीजन है कि पहले कभी मिडिल क्लासेस इतने पावरफुल नहीं हुए। पहले आपको देखने को मिलेगा फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म बेसिकली दोज पर्सन जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, और जो आम जनता है वो उनके यहाँ काम कर रही है। बेसिकली आप इतना समझ लो कि किंग हो गया, किंग, देन फ्यूडलिज्म, फ्यूडल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, देन कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल काम करेंगे फ्यूडल के पास कि भैया आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं, आपके जमीन पे काम करेंगे, ठीक है, बदले में आप हमको रोटी पानी देते रहना, ठीक है, आप जो बोलोगे वो हम करते रहेंगे, ठीक है, एक तरीके से इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और फ्यूडल उतना ही इनको रिलैक्सेशन देते थे जिससे ये जिंदा बने रहे, ठीक है। और फ्यूडल एक तरीके से मंड वाली करते थे, एक तरीके से बार्गेनिंग करते थे विद किंग कि हम आपको ये देंगे, इतना मैन पावर देंगे, इतना पैसा देंगे, और किंग को उसमें अगर किंग पावरफुल होता था तो फ्यूडल्स को अपनी तरीके से अपने टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करा लेता था, और अगर किंग कमजोर होता तो फ्यूडल्स किंग को अपने टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करा लेते थे।
तो इन दोनों के बीच में ये सीन चल रहा है कि आप राज करिए, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो हम संभाल रहे हैं, ठीक है। तो किंग एक तरीके से बस एक स्टैंप बन के रह जाता था, वो सीन चलता था। कोई एक आध किंग जो पावरफुल होता था, जो फ्यूडल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता था, वो जरूर जनता तक पहुंचने का कभी कभी प्रयास किया गया है, हर बार नहीं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कॉमन पीपल हमेशा से कमजोर रहे और इकोनॉमिकली बहुत वीक रहे, ठीक है। अब 18 सेंचुरी में ऐसा क्या होता है, 18 सेंचुरी में बच्चे शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से जो फ्यूडल है, फ्यूडलिज्म, ये ब्रेकआउट कर जाता है। रीजन कि जो लोग खेती कर रहे थे फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ, वो जाकर फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देते हैं और नए प्रोफेशंस इमर्ज होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू प्रोफेशन इमर्जेस, ठीक है। अब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो इसने अच्छे खासी वेजेस लेकर आया, इनकम लेकर आया, ठीक है। तो जो जो लोग फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ काम कर रहे थे, इन्होंने खेती बाड़ी छोड़ के फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स कमजोर पड़ गए। ध्यान रखना, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या हुए, कमजोर पड़ गए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए प्रोफेशन आते हैं। क्या लिखा है, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा, दोबारा लिखते हैं, लिखने में बड़ा टाइम जाता है यार। ठीक है, नए प्रोफेशन आते हैं जैसे कि लॉयर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, आर्टिशियंस, फिलोसफर, थिंकर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको सर ये पहले क्यों नहीं आए, तो देखो बच्चे, मैंने कहा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ये पैसा लेकर आया, तो आम जनता के हाथ में जब पैसा गया तो उन्होंने इसे एजुकेशन में इस्तेमाल किया, और जगह इस्तेमाल किया, एंटरप्रेन्योरशिप में इस्तेमाल किया। और जब एजुकेशन में इस्तेमाल किया तो फिर नए प्रोफेशन निकल कर आते हैं, जैसे लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, फिलोसफर, थिंकर्स, ये सब चीजें निकल कर आते हैं। और दूसरी चीज, फ्रेंच अब ओपन हो चुका था वर्ल्ड के लिए। पहले क्या था कि फ्रेंच के लोगों के पास एक्सपोजर नहीं था वर्ल्ड को जानने का। तो जब ये सी रूट्स डिस्कवर होते हैं, ये दुनिया तक पहुंचते हैं और दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से इनका वास्ता होता है, नई चीजें इनको जानने को मिलती हैं। दैट क्रिएट अ क्लास ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, नए आइडियाज इमर्ज होते हैं, न्यू चैलेंजेस गिव न्यू आइडियाज, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो वर्ल्ड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई थी। वर्ल्ड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई थी, दैट गिव न्यू आइडियाज और न्यू वे ऑफ थिंकिंग टू द फिलोसफर्स। ये रिलीजन को नया कहते हैं सोच देता है जाके, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इमरजेंस, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नई आइडियोलॉजी लेकर आया, दैट इज कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। इमरजेंसी ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आप, मैं आज भी बहुत नहीं समझाऊंगा इस चीज कैपिटलिज्म को। आप ये समझ लो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, लोग बेटर लाइफ स्टाइल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, इतना समझ लो फिलहाल के लिए, कि अपने बेटरमेंट के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म आता है और डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, दैट इज अ ट्रांजिशन। 18th सेंचुरी इज द ट्रांजिशन,
फ्रॉम द ओल्ड रिजिम टू न्यू रिजिम। अब ये सिर्फ आपको फ्रेंच में देखने को नहीं मिलेगा, दुनिया में जहां भी रेवोल्यूशन हुए हैं वहां पर आपको ये चेंज देखने को मिलेगा, ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि नए थिंकर्स, नए फिलोसफर्स आते हैं तो नए आइडियाज आते हैं। कुछ थिंकर्स हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे कि आप मानिए जैसे जॉन लॉकी हैं, एक बड़े थिंकर हुए हैं। जॉन लॉक या जॉन लॉकी, ठीक है। ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखना। इसमें क्या बोलते हैं ये, इसमें ये रिजेक्ट करते हैं डिवाइन राइट्स को, रिजेक्ट डिवाइन राइट। अच्छा, रिजेक्ट डिवाइन राइट का मतलब समझो कि जो भी राजा था या जो भी रूलिंग क्लास होती थी, वो आम जनता को ये बोलती थी कि उन पर भगवान की सीधी सीधी कृपा है ना, और भगवान ने उनको चुना है तुम पर रूल करने के लिए, तो हमारे पास डिवाइन राइट है तुम्हें तुम पर रूल करने के लिए, है ना। ये क्लेम करते थे कि हमारे पास डिवाइन राइट है, भगवान द्वारा हम भेजे गए हैं और तुमको तुम पर रूल करने के लिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं नहीं, ऐसा कोई राइट नहीं होता, ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। और ये रिजेक्ट करते हैं एब्सोल्यूट राइट्स को, रिजेक्ट एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट का मतलब ये हो गया कि कोई क्लेम करे कि सिर्फ मेरे पास ये अधिकार है कि मैं तुम पर रूल करूं, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं सरकार चलाऊं, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं नियम बनाऊं, सिर्फ मेरे पास अधिकार है। ऐसे सभी क्लेम्स को ये डिक्लाइन करते थे, रिजेक्ट करते थे। ये बोलते थे किसी के पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मैं ही ये काम करूंगा, जो भी कैपेबल है वो ये काम करेगा। अगर आप लॉ बना रहे हो तो आपसे ज्यादा अगर कोई कैपेबल है तो वो लॉ बनाएगा, ना कि आप, है ना। आप अगर रूल कर रहे हो इस कंट्री को, अगर आपसे ज्यादा कोई कैपेबल है तो वो रूल करेगा, ना कि आप। तो आप एब्सोल्यूट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ मैं होने का क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली ये दोनों डॉक्ट्रिन्स को ये बोलते हैं कि ये सब बकवास है, ठीक है। ऐसे ही एक थिंकर हुए हैं जॉन रूसो, सर जीन रूसो। जीन रूसो, ठीक है। ये किताब लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक किताब है इनकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी पावरफुल किताब है। पावरफुल इसलिए कि ये सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सिर्फ पीपल टू पीपल रिलेशन की बात नहीं करते, ये लोगों से राजाओं के संबंध की बात नहीं करते, ये हर एस्पेक्ट में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि देखो, जो रूलिंग क्लास है वो रूलिंग क्लास इसलिए है क्योंकि हमने उन्हें रूलिंग क्लास बनाया है ना। ये हमारे और उनके बीच का एग्रीमेंट है और हम जब चाहें इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं। ये बोलते हैं कि देखो, जो हस्बैंड और वाइफ हैं ये कोई डिवाइन रिलेशन नहीं है, ये हमारे और तुम्हारे बीच में अभी स्थापित हुआ है। अभी हम एग्री हुए कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ रहोगे, यानी हमारे तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुम हमारी केयर करोगे, हम तुम्हारी केयर करेंगे, ठीक है। तो ये कोई डिवाइन कॉन्सेप्ट नहीं है कि ठीक है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ये बोलते हैं कि मैरिज क्या है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आपको लगता है कि हाँ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करिए, मतलब एक दूसरे के साथ रहिए। और जब आपको लगे कि नहीं यार अब कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया जा सकता, देन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रेक। डिवाइन जो रूल है वो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रेक हो सकते हैं। ये बोलते हैं कि सर मैरिज तक को अब डाइवोर्स कर सकते,
तो जब आप मैरिज को डाइवोर्स कर सकते हो तो हमारा और राजा का जो रिलेशन है हम इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मकान मालिक है ना, उसके घर में एक किराएदार रह रहा है। अब वो किराएदार रह रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो किराएदार एब्सोल्यूट ओनर हो गया या उसके पास डिवाइन राइट आ गया तुम्हारे घर में रहने का। नहीं भाई, किराएदार के पास कोई डिवाइन राइट तो है नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि भगवान ने भेजा है कि जाओ तुम उसके घर में रहना, ऐसा तो नहीं। आपकी जब तक सहमति है तब तक आप उसके घर में वो किराएदार रहेगा, या किराएदार की जब तक सहमति है तब तक वो आपके घर में रहेगा। आप जबरदस्ती तो किसी को रोक नहीं सकते कि नहीं तुम मेरे घर में ही रहेगा, ये भी नहीं कर सकते। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हर फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है, हर किसी के साथ। आपका कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, आपने सरकार चुनी है और आप चाहो कि नहीं मेरे को सरकार पसंद नहीं आ रही, आई वांट टू चेंज द सरकार, यू कैन चेंज द सरकार। समझे? तो जब इन्होंने इस ये बोला एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज से कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रोक, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मॉडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चेंज, दैट स्पार्क, ये एक स्पार्क क्रिएट करता है कि सर अब तक हम जिस चीज को समझते आ रहे थे कि सर ये चेंज नहीं हो सकती, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। कहा ये जाता है ना कि शादी जो है जोड़े वो ऊपर वाला भगवान बनाता है और ऊपर बनते हैं। हाँ, अगर ऊपर बनते हैं तो फिर डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अगर हम लोग बना रहे हैं तो फिर डाइवोर्स पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल बुक रिटन बाय एनी थिंकर, किसी भी थिंकर के द्वारा। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं था जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। तो एक व्यक्ति की सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। ठीक है, एक थिंकर है मोंटेस्क्यू। एक थिंकर है मोंटेस्क्यू, ये किताब लिखते हैं जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। किताब है, क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक। अब जो मोंटेस्क्यू है स्पिरिट ऑफ लॉ लिखते हैं, ये बेसिकली फोकस करते हैं हमारे पॉलिटिकल आइडियाज पर। ये बोलते हैं कि सर जो लॉ है दैट मस्ट बी इक्वल, द लॉ मस्ट बी द इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए और सभी इसके लिए बराबर होने चाहिए, लॉ के लिए बराबर होना चाहिए। ये बोलते हैं कि सर जो पावर्स हैं ये किसी भी एक हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। ये डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, ये डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ गवर्नमेंट। ये इस्टेब्लिश करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये बोलते हैं तीनों अलग अलग विंग्स होने चाहिए और तीनों अलग अलग अपने हिसाब से काम करें, किसी के पास कोई एब्सोल्यूट पावर ना हो, कोई कंप्लीट पावर ना हो। ये इसकी बात है। और ये जो आइडियाज देते हैं ये एज सच हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आते हैं। ठीक है, तो दो चीजें बात करते हैं, ये डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, और नो एब्सोल्यूट पावर। बेसिकली एक थ्योरी देते हैं जिसे हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ये बोलते हैं कि ना तो एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल हो जाए कि वो हर चीज को टेक ओवर कर ले, ना जुडिशरी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो हर चीज को टेक ओवर कर ले, ना ही लेजिस्लेटिव इतना पावरफुल हो जाए कि हर चीज को टेक ओवर कर ले। यानी समवन इज आंसरेबल टू समवन, कोई ना कोई, हर मतलब हर व्यक्ति, हर जो भी पावर को यूज करेगा दैट मस्ट बी आंसरेबल टू समवन, किसी न किसी के लिए आंसरेबल होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स, नो एब्सोल्यूट पावर एंड थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये मोंटेस्क्यू बात करते हैं। है ना?
तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि मॉन्टेस्क्यू इन द स्पिरिट ऑफ लॉ डिवाइड करते हैं लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। ठीक है, इन तीन कैटेगरीज को बेसिकली डिफाइन करते हैं। अब ये तीन कैटेगरी एज सच आपको दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले क्या था, तीनों ही पावर राजा के पास होती, राजा जो मन करता था, हाँ ठीक है भाई ये नियम बना दो, हाँ ठीक है भाई इसको ये सजा दे दो, हाँ चलो इस पे ये कार्रवाई कर देते हैं, है ना, चलो इसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो राजा सब चीज करता था, तो इन्होंने डिवीजन कर दिया। ठीक है, सो दैट, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो ये थिंकर्स थे, ये इन्होंने कोई तलवारबाजी नहीं की, लेकिन जो काम कर दिए वो तलवारबाजी से भी बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। इन्होंने आम जनता के बीच में एक स्पार्क क्रिएट कर दिया, एक उम्मीद क्रिएट कर दी और एक नए आइडियाज बो दिए, जिससे कि नई जो मिडिल क्लास है, जनता है, ठीक है, ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन गई फॉर द रेवोल्यूशन। ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन गई फॉर द रेवोल्यूशन। कौन कौन? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म, ये नई ग्राउंड बन गए फॉर द रेवोल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, रेवोल्यूशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो ग्राउंड और फ्यूल। ग्राउंड तैयार हो चुका था मिडिल क्लास के फॉर्म में, ठीक है, मिडिल क्लास के फॉर्म में एंड लोअर क्लास के फॉर्म में। डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं नई आइडियोलॉजीज जैसे थिंकर्स हमारे, और कैपिटलिज्म। हमारे पास ग्राउंड तैयार है, फ्यूल तैयार है, बस आग लगानी बाकी है। तो यहां से क्रिएट होता है स्पार्किंग मूवमेंट। स्पार्क क्रिएट करना है, ठीक है। अब स्पार्क कहां से क्रिएट होता है? स्पार्क क्रिएट होता है, एक फोर्ट है, दैट इज फोर्ट ऑफ बसाइल। अच्छा, स्पार्किंग पर आते हैं अभी, है ना, फोर्ट ऑफ बसाइल पर आते हैं अभी। हाँ, तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, ग्राउंड और फ्यूल दोनों तैयार हैं, ठीक है। अब एक इवेंट कंडक्ट होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मोनार्क चाहता था कि टैक्स इंपोज किए जाए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्स यूनिलैटरली वो इंपोज नहीं कर सकता था, उसे तीनों की जरूरत थी। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, ये एक मीटिंग बुलाता है जिसको बोलते हैं स्टेट जनरल्स की मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो स्टेट जनरल, ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है जिसमें तीनों स्टेट्स आते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेट के पास 300 मेंबर हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं। सेकंड स्टेट के पास 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, और थर्ड स्टेट के पास 600 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, और ये जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है, ये हो रहा है ऑन द 5 मई 1789। 5 मई 1789 स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट तीनों आते हैं। फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्टेट 300 मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड स्टेट 600 मेंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि पहले जो सिनेरियो बनता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं,
ठीक है, एक तो ये बैठ गए अपनी सीट लेकर और ये बैठ गए एक दूसरे की तरफ फेस करके। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेट है इनको कोई बैठने के लिए सीट नहीं दी जाती, ये बेचारे पीछे खड़े हो जाते हैं सबके। ठीक है, इनका काम था भाई पीछे खड़े होकर मूक दर्शक बन के देखना। अब बच्चे क्या था, पहले वोटिंग जो सिस्टम हुआ करता था स्टेट जनरल का वो ये था कि हर स्टेट एक वोट करेगा, यानी टोटल 3 वोट पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेट अपना एक वोट देगा, सेकंड स्टेट अपना एक वोट देगा और थर्ड स्टेट अपना एक वोट देगा, यानी 1 वोट फॉर ईच स्टेट। 1 वोट फॉर ईच स्टेट। लेकिन थर्ड स्टेट ये चाहता था कि नहीं, 1 स्टेट 1 वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से वोट होना चाहिए, यानी 1 पर्सन 1 वोट। 1 पर्सन 1 वोट ये होना चाहिए। ये किसकी डिमांड थी? थर्ड स्टेट की डिमांड थी, 1 पर्सन 1 वोट। लुइस फर्स्ट ये चाहता था, लुइस जो 16 है वो ये चाहता था कि जैसे पहले चला आ रहा है 1 वोट 1 स्टेट के हिसाब से इस तरह से वोट हो जाए तो फर्स्ट सेकंड तो बड़े आराम से मान जाएंगे टैक्स बढ़ाने के लिए। थर्ड मना करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी हमारे पास आ जाएगी और हम अपना लॉ पास कर लेंगे। लेकिन थर्ड स्टेट की जब ये डिमांड आ गई 1 पर्सन 1 वोट ही होगा तो ही हम बात करेंगे, जिस पर ये मना कर देते हैं, राजा मना कर देता है। तो क्या करते हैं, थर्ड स्टेट वॉकआउट कर देता है, बाहर चला आता है, यानी वो मीटिंग बेनतीजा रहती है। ठीक है, मीटिंग बेनतीजा रहती है। चलिए, अब इसके आगे का एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर सही नहीं है।